चलो भी बातें नहीं भी। तो आज अपन इससे आगे बात करेंगे बच्चों। देखें कि अपने कहा था कि जो पावर है वो कितने टाइप के है, 3 टाइप के। कितने टाइप के है? 3 टाइप। मैंने कहा था कि जो आपका प्रेरक है, जो आपका क्या है, प्रेरक है, उसकी अगर आपको वास्तविक शक्ति का पद निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, और अगर आपके पास इंडक्टर है तो उसकी वास्तविक शक्ति का पद कैसे निकालें। क्या बताओ, दोनों में वास्तविक शक्ति का पद होगी क्या? दोनों में कोई वास्तविक शक्ति का पता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे क्यों नहीं होगी? तो दोनों के बीच में फेज कालांतर कितना है? अरे दोनों के बीच में फेज कालांतर कितना है? 90 डिग्री। और जब दोनों के बीच में फेज कालांतर 90 डिग्री होगा तो कोस फाई का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो अपन नेक्स्ट लिख रहे हैं बच्चों। देखें, शुद्ध प्रेरक में वास्तविक शक्ति का पद, वास्तविक शक्ति खपत, वास्तविक शक्ति खपत। अगर आपको शुद्ध प्रेरक में वास्तविक शक्ति खपत निकालनी है तो फॉर्मूला आपको क्या निकालना पड़ेगा? P। तो P बराबर अपने क्या लिखा है? VI cos फाई, VI cos फाई। अब आपको यहां से क्या लिखना है कि अगर आपका शुद्ध प्रेरक है तो यहां वोल्टेज और धारा के बीच में फेज कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। इसलिए शुद्ध प्रेरक की वास्तविक शक्ति खपत हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो लिखें VI के मध्य, VI के मध्य कलांतर यानी फाई बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो फाई बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। तो P बराबर क्या लिखोगे? VI कोस 90। तो कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो शुद्ध प्रेरक की वास्तविक शक्ति खपत कितनी होती है? 0 होती है। वास्तविक शक्ति खपत क्या होती है? 0 होती है। तो अगर फिर वास्तविक शक्ति खपत 0 होती है तो फिर कोई ना कोई तो शक्ति खपत करता होगा। तो कौन सी करता है फिर? प्रतिघाती। कौन सी करता है? प्रतिघात। कोई अगर आपके पास कोस फाई का मान 0, कोस 90 का मान 0 है तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो शुद्ध प्रेरक में कौन सी शक्ति खपत होती है? केवल प्रतिघाती। तो नीचे लिखें इसमें, शुद्ध प्रेरक में केवल प्रतिघाती शक्ति खपत होती है। प्रतिघाती शक्ति खपत होती है। शुद्ध प्रेरक में केवल प्रतिघाती शक्ति खपत होती है। बताओ, समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं शुद्ध प्रेरक में वास्तविक शक्ति खपत कितनी होती है? कितनी होती है? 0। तो फिर कौन सी होगी? केवल कौन सी होगी? प्रतिघात। पहली बात समझ में आ गया। इसी तरह अपन लिखेंगे शुद्ध संधारित्र में। नेक्स्ट लिखें, शुद्ध संधारित्र में वास्तविक शक्ति खपत, शुद्ध संधारित्र में वास्तविक शक्ति खपत, वास्तविक शक्ति खपत, वास्तविक शक्ति खपत। P बराबर क्या लिखोगे? VI cos y। अब यहां पर भी आपके पास दोनों के बीच में फेज कालांतर कितना है? 0 डिग्री। सही है क्या? 0 है? 90 डिग्री। V व I के मध्य, नींदों में नहीं रहना, मैंने कहा मेरी क्लास में, के मध्य फेज कालांतर या कलांतर फाई बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। तो P बराबर क्या लिखो यहां पे भी? VI cos फाई, और cos फाई की जगह क्या लिख दो? 90। तो VI cos 90। तो P बराबर कितना आएगा? 0। P बराबर 0। तो शुद्ध संधारित्र में भी वास्तविक शक्ति खपत कितनी होती है? 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में वोल्टेज और धारा के बीच में फेज कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री। तो फिर कौन सी शक्ति खपत करते हैं? केवल प्रतिघाती। इसलिए इनकी रेटिंग किसमें है? केवीआर में। किसमें है? केवीआर में। लिखें, शुद्ध संधारित्र
केवल प्रतिघाती शक्ति खपत करता है, प्रतिघाती शक्ति खपत करता है। खपत करता। तो शुद्ध संधारित्र भी कौन सी शक्ति खपत करता है? केवल प्रतिघाती शक्ति खपत करता है। अब तो एक एक चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों ऐसा हो रहा है? अब जब मैंने आपको इंडक्टर पढ़ाया था, कैपेसिटर पढ़ाया था, तब भी मैं आपको ये बातें बता सकता था, पर मैंने उस समय बताई नहीं। मुझे पता था सही समय जब आएगा तब आपको चीजों को बताना है, तरीके से पढ़ना है, तो चीजें या क्या रहेंगी, याद है। अब यहां तक आ गया। अगर आपके पास फेज कालांतर का पता चल जाता है तो क्या आप शक्ति खपत ज्ञात कर सकते हो? अगला क्वेश्चन लिखो तो। अब अगर आपके पास फेज कालांतर दिया गया हो, क्या दिया गया हो? फेज कालांतर दिया हो, वोल्टेज दे रखा है, धारा दे रखी है, और वोल्टेज और धारा का कौन सा मान लेना? हमेशा आरएमएस मान। कौन सा मान लेना है? और आरएमएस मान बनाने के लिए अधिकतम मान को √2 से गुणा करते हैं ना, √2 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। लिखें क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती परिपथ, एक प्रत्यावर्ती परिपथ के सिरों पर आरोपित उड़ता आरोपित उड़ता 100 वोल्ट तथा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, प्रवाहित कुल धारा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 10 एम्पीयर है। यदि आरोपित उड़ता वह प्रवाहित धारा के मध्य कलांतर 30 डिग्री हो तो परिपथ की वास्तविक प्रतिघाती वह आभासी शक्ति ज्ञात करें। परिपथ की आभासी शक्ति ज्ञात करें। अब आपको तीनों पावर आपको निकालनी है, और मैंने कहा था तीनों पावर तभी आएंगी, पहले वाली दो तो तभी आएंगी जब आपको कोस के जो मान है फाई के वो आपको याद हो। बताया था आपको याद कराना 30 वाले, और 30 वाले याद कराए थे तो मैं साइन के उल्टे याद कराए थे, याद होगा तुम्हें? करो क्वेश्चन को सोल्व करो। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं डराएगा, बस मैं बार बार कहता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप ईमानदारी से जाके पढ़ लो बस, और ज्यादा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोशिश करोगे तो चीजें सीख जाओगे, और कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर मामला गड़बड़ है। करें भी, सोल्व करें फटाफट। कोस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और आभासी शक्ति के लिए कुछ भी पता होना नहीं चाहिए, केवल V और I पता होना चाहिए। आगे भी आंसर? अरे आंसर आया कि नहीं आया?
करें भी करें। क्या हुआ नहीं क्या? आजाद भाई साहब क्या है आंसर आपके? और इतना टाइम लगने वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। देखें भी, सबसे पहले अपन निकालेंगे वास्तविक शक्ति का पद, वी आई कोस वाई। वी का मान आपको दे रखा है 100 वोल्ट। अब आपको यहां कुछ भी, जब आपको सीधा लिखा जाता है, कुछ भी नहीं दिया गया हो, तो वो हमेशा कौन सा मान होता है? आरएमएस। कौन सा मान होता है? आरएमएस। अगर उसके साथ कोई वैल्यू नहीं दी गई तो वो कौन सा मान है? आरएमएस। अब तो देखें, 100 वोल्ट यहाँ पे आरएमएस मान है, 10 एम्पियर कौन सा मान है? आरएमएस मान। पावर फैक्टर का मान दिया गया कोस 30, और कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2, जिसकी वैल्यू होती है 0.866। तो अगर आप इसको गुणा कर दोगे तो 100 गुणा में 10 कितना गया? 1000, और गुणा कर दो 0.866, तो आपका आंसर आ गया 866 वाट। अरे सही है क्या? अरे वाट आएगा, क्या आएगा? वाट। किलो वाट मत कर देना क्योंकि इधर क्या है? डेसिमल। अब दूसरी जो पावर है वो कौन सी है? Q, वी आई साइन फाइव। अब यहां पे क्या लिखोगे? 100 गुणा में 10, साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो अब आपके पास आएगा 1/2, तो आंसर आएगा 500। बताओ क्या लिखूं? VAR, 500 VAR। और तीसरा अपने पास है S। क्या है? S। तो S बराबर क्या है? V गुणा में I। तो आंसर आएगा 100 गुणा में 10, ये आएगा आपके पास 1 kVA, 1 kVA या 1000 VAA। समझ में आएगी नहीं है? ये आपके क्वेश्चन है। क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन है? बहुत आसान है। केवल आपको फॉर्मूले पुट करने हैं। V बराबर आई, P बराबर क्या? वी आई कोस फाइव। आजाद भाई साहब कितने कर लिए थे पढ़ने? बाकी क्यों नहीं सही आए? तेरे को ये मान याद नहीं थे ना? कौन से जन्म में होंगे? लग तो नहीं रहा मेरे को। मान याद करें, देखें मैंने कोस के मान याद कराए हैं, साइन के उल्टे याद करो। अगर कोस 90 है, कोस 90 0 है, तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। कोस 0 1 होता है, तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। कोस 60 1/2 होता है, तो 30 60 साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। कोस 30 √3/2 होता है, तो साइन 60 √3/2 होता है। बस याद करने। अब तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अरे हो गए जिनके तीनों आंसर आए, हाथ खड़े करें ईमानदारी से। बहुत बढ़िया। विकास कुमार, अपने क्या दिक्कत आ रही है? अरे क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं हो पा रहे बेटा? करें भी, ऐसा काम नहीं चलेगा भी। तो अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर के तीनों फॉर्मूले आपको काम में लेने। P बराबर वी आई कोस फाइव, Q बराबर वी आई साइन फाइव, और S बराबर V गुणा में I। याद हो गए? तीनों फॉर्मूले आपको काम में लेने। अगला क्वेश्चन लिखें। एक प्रत्यावर्ती परिपथ परिपथ की आभासी शक्ति खपत की आभासी शक्ति खपत 20 kVA है। आभासी शक्ति खपत कितनी है? 20 kVA। यदि परिपथ का शक्ति गुणांक, परिपथ का शक्ति गुणांक 0.8 पश्चगामी हो, तो परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात करें।
करो भी। तो परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात करें। आगे आंसर सभी का, अरे आंसर आ गया क्या? 16 क्या है? 16 किलोवाट। बस सिंपल सा। अब आपको पता है कि अगर आपको एस दे दिया गया, क्या दे दिया है? एस। वी और आई क्या होता है? एस होता है। वी और आई क्या होता है? एस। और अगर अपन एस को पावर फैक्टर से गुणा करते तो क्या बन जाता है? पी। अरे बनता ही नहीं बनता? अपने पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा था? कोस फाई बराबर क्या पढ़ा था? पी भाग एस। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो यहां से वजन गुणा कर लो तो पी बराबर क्या आएगा? एस गुणा में कोस फाई। अरे बना कि नहीं बना? अब एस का मान कितना दे रखा है आपको? 20। इसका कितना दे रखा है? 0.8। तो गुणा कर दो कितना आएगा? 16 किलोवाट। तो पी बराबर कितना आएगा? 16 किलोवाट। ये लो जी। अब तो ये आंसर किस किसका आ गया? बहुत बढ़िया। विकास पढ़ नहीं रहा जाके। अब आपको पता है ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है वो कहां एप्लीकेबल होगा? ये कहां एप्लीकेबल होता है? आपने अपने खेत में ट्यूबवेल वाले कनेक्शन देखें, वहां पर अपन दो चीजें लगा रहे हैं। एक तो लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर। क्या लगा रहे हैं? ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? और जो आप इंडक्शन मोटर लेके आओगे उसकी रेटिंग किसमें होती है? किलोवाट में। तो इसको ढंग से समझ लो। कहीं पिताजी आपसे पूछे कि बेटा अपन 15 किलोवाट की मोटर लगानी है, बता ट्रांसफार्मर में कितना केवीए को लगाऊंगा? मन बेरो को नहीं। समझ में आएगा नहीं है? तो ये यहीं से निकलता है मान। अगर आपको 15 किलोवाट की मोटर लगानी, कितने किलोवाट की? 15 किलोवाट की अगर आपको मोटर लगानी है तो अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर कितने केवीए का लगाया जाएगा, तो अब आपको 15 में 0.8 का क्या देना है? भाग देना है। क्या देना है? भाग। क्यों देना है? देखो, कोस फाई बराबर पढ़ने क्या पड़ा है? पी भाग एस। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? केवीए में। अरे होती है नहीं होती? हमें किसका मान पूछा गया है? एस का। तो एस का मान पूछा गया तो पी में किसका भाग दे दें? कोस फाई। समझ में आएगी नहीं है? अब अपने कहा कितने किलोवाट की मोटर लगानी है? 15 की। पावर फैक्टर कितना है उसका? 0.8। पॉइंट आओगे यहां पे कितना लग जाएगा? 10। तो एस बराबर कितना आएगा? 150 भाग 8। सोल्व करें इसको। ठीक है, 150 भाग 8। अब इसको करो कितने में जाएगा? 15 एकम 15। यहां कितना बचेगा? 7। यहां कितना बचेगा? 6। 8 टू 64। अरे सही है क्या? 8 टू 64। फिर कितना बच गया? 6। 7 8 है 56। 7 8 है 56। फिर कितना बच गया? 4। तो अब आपको इसके लिए 18.75 केवीए के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। कितने किलोवाट की मोटर को चलाने के लिए? 15 किलोवाट की। समझ में आया कि नहीं है? ये आप जब खेत में जाओगे ना, आप देखना, ये सब खेतों में होती है जहां पे एग्रीकल्चर के क्या लगे हुए हैं? कनेक्शन है। जहां पे क्या लगी? पानी वाली मोटर लगी हुई। मोटर की रेटिंग किसमें है? किलोवाट में। और ट्रांसफार्मर किसमें है? केवीए। और इसका क्या दे देते हैं? पावर फैक्टर। क्या देते हैं? पावर। तो बताओ इसकी रेटिंग आ जाएगी नहीं आ जाएगी? और अगर इसकी रेटिंग पता तो किलोवाट में आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अरे समझ में आएगा नहीं आया? अरे समझ में आ गया? ये अब समझ में आ गया? क्वेश्चन और लिखो तो। एक प्रत्यावर्ती परिपथ, एक प्रत्यावर्ती परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत, शक्ति खपत 40 किलोवाट प्रतिघाती शक्ति खपत 30 किलोवाट है, तो परिपथ की आभासी शक्ति खपत ज्ञात करें। परिपथ की आभासी शक्ति खपत ज्ञात करें। शक्ति खपत ज्ञात करें।
बताओ क्या आएगा आंसर? 50 क्या? 50 क्या केवी? आ रहे हैं सारे आंसर? तो अपने पास अगर पावर ट्रायंगल आपको आता है तो सब चीजें क्या है, पॉसिबल हैं। और अगर आपको पावर ट्रायंगल नहीं आता है तो फिर नहीं आएंगे। एक एक चीज को इकट्ठा करते जाएं और सोल्व करते जाएं। हाँ, एक से तो प्रतिघाती शक्ति किसमें होगी? केवीआर, केवी ए आर। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस वाला। तो एस पूछा है तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, क्या कर दें? रूट। तो 40 का स्केयर कितना आ जाएगा? 1600 प्लस 30 का स्केयर कितना आ जाएगा? 900। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2500। और 2500 का रूट कितना आता है? 50। 30 40 याद आया कुछ ऐसा? याद कराया था तुम्हें पहले? तो एस बराबर आएगा कितना? 50 केवी। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अब बताओ ऐसी थ्योरी आसान लग रही है कि मुश्किल लग रही है? अभी तक आपको कोई आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ा? निकालना पड़ा? कुछ नहीं निकालना पड़ा, बहुत आसान है। आजाद हो गया क्या? बेटा जाके रिवीजन नहीं करता है तू इस बात को मान या ना मान, ठीक है? रिवीजन करेगा तो ही थ्योरी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और कोई सब्जेक्ट नहीं आता बगैर रिवीजन के। अब देखिए तो इस फॉर्मूले से आपके तीनों पावर वाले हो जाएंगे। तो अगर आपसे वास्तविक शक्ति को पूछेंगे तो P बराबर वी आई कोस फाई, प्रतिघाती पूछेगा तो वी आई साइन फाई, और अगर आपसे आभासी पूछेगा तो वी आई, आभासी पूछेगा तो वी आई। याद हो गया? अगर आपका शुद्ध प्रतिरोधी भार है तो कौन सी शक्ति को बताओगे? केवल वास्तविक। कौन सी होगी? वहां साइन फाई का मान कितना होता है? 0। समझ में आ गया? शुद्ध प्रेरक है और शुद्ध संधारित्र है तो कौन सी शक्ति को बताओगे? केवल प्रतिघाती। वास्तविक शक्ति को बताओगे 0। समझ में आ गया? अब देखिए, अब अपन पहला पढ़ रहे हैं श्रेणी आरएल परिपथ। आप कॉपी वगैरह बंद कर देंगे, एक बार समझेंगे कैसे करना है। श्रेणी आरएल परिपथ, श्रेणी आरएल परिपथ यानी अपन क्या करेंगे? अब अपन जोड़ने लगेंगे। एक प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाएगा एक प्रेरक। अब आपको पता चलेगा कि अपन फेजर डायग्राम क्यों बना रहे थे। अब अपने पास एक आपके पास आर प्रतिरोध मान का प्रतिरोध है और एक्सएल मान का क्या है? प्रेरक है। प्रेरक का प्रेरणिक प्रतिघात कितना है? एक्सएल। अब इनको अपने श्रेणी में जोड़ रखा है और इनके सिरों पर आरोपित वोल्टता का मान V है। कितना है? V। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई? श्रेणी में धारा समान होती है कि समान होती है? समान। अब इन दोनों में से जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है? I। कौन से में तो देखें? I। अब जब ये प्रवाहित धारा I यहां पे जाएगी तो इसके सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा वो कौन सा होगा? VR। क्या होगा? VR। और इसके सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा वो कौन सा होगा? VL। VL। बताओ समझ में आ गया? यहां तक सब समझ में आ गया? आरोपित वोल्टेज का मान कितना है? V है। अब आप मेरे को बताओ कि जो ये वोल्टेज ऑफ VR हुआ और ये धारा I होगी प्रतिरोध में, ये दोनों बताओ समान कलाओं में होगी या आगे पीछे होगी? समान कला में होगी। R में अपन ने क्या पढ़ा था? हम दोनों क्या है? साथ हैं। तो अगर अपन प्रतिरोध की बात करेंगे तो जहां पर आपका VR होगा वहीं धारा क्या होगी? I होगी। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अरे जहां पे प्रतिरोध में वोल्टेज ऑफ VR होगा वहीं धारा क्या होगी? I। अगर अपन प्रेरक की बात करेंगे तो क्या ऐसा इसमें संभव है? क्या ऐसा इसमें संभव नहीं है? यहां धारा आगे होगी, वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज आगे, धारा पीछे। वोल्टेज आगे, धारा पीछे। अब अगर देखें, अगर अपन इसमें देखें कि यहां अगर अपन बना रहे हैं कि अगर यहां वोल्टेज है तो धारा इसे 90 डिग्री कहां बनाऊं? इधर बनाऊं या इधर बनाऊं? मुंडी क्या घुमानी है? क्लॉकवाइज। तो बताओ इनके बीच में फेज अंतर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे आ गया समझ में? तो अगर यहां पर VR और I इन फेज हैं तो यहां वोल्टेज 90 डिग्री आगे है कि नहीं से? यहां बैठो और मुंडी क्या घुमाओ? क्लॉकवाइज। तो धारा कितने डिग्री पीछे दिखेगी? समझ में आ गया? अब इन दोनों को मिला के अपन को एक फेजर आरेख बनाना है।
इन दोनों को मिला के एक फेजर आरेख है बनाना। तो अब देखो कैसे बनता है एक फेजर आरेख। अब मैं पहले इस लाइन को ले रहा हूं, यहां वी आर है तो इसके फेज में धारा आई है कि नहीं है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर को तो बताओ आई के ऊपर आई आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और अगर ये आई इसके ऊपर आएगा तो बताओ आई और आई अभी भी इन फेज रहेंगे नहीं रहेंगे। अब जब ये आई यहां आ जाएगा तो ये व्हील इससे 90 डिग्री ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो इस वीएल को अपन यहां ले जाएंगे नहीं जाएंगे। बताओ क्या डायग्राम सही बनाया क्या। अब चेक करो क्या वोल्टेज इस धारा से 90 डिग्री आगे है क्या। क्या ये धारा और ये वोल्टेज दोनों इन फेज है क्या। यानी दोनों को मिला के अपन एक डायग्राम बनाया। बताओ सही बनाया गलत बनाया। सही। समझ में आ गया। इसीलिए मैं बार बार बता रहा था कि आपको फेजर आरेख सीखने पड़ेंगे। अब अपन को क्या करना है, अपन को यहां पर इस टोटल आरोपित वोल्टा V का मान ज्ञात करना है। टोटल आरोपित वोल्टा V का मान है ज्ञात, और उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई। अब अपने पास क्या है, इसको अगर अपन यहां ले जाएंगे और यहां ले आए तो बताओ यहां पर भी VL है कि नहीं है। अरे जितनी भुजा ये उतनी भुजा ये है कि नहीं है। अरे है कि नहीं है। अब अपन क्या करें, अगर अपन इसका एक परिणामी यहाँ पे अगर रिजल्ट निकालें जो क्या क्या होता है, करण। क्या होता है, करण। तो ये बताओ टोटल वोल्टेज V को बताएगा नहीं बताएगा। अरे ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अगर आप इधर से लेते हो तो भी समकोण है, इधर से लेते हो तो भी क्या है, समकोण। अब वोल्टेज और धारा के बीच का कोण क्या होता है, फाई। क्या होता है, फाई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अपन यहां पर इस त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्या रहे पाइथागोरस, तो बताओ ये टोटल वोल्टेज बताओ किसके बराबर होगी। अब बताओ टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगी। अरे ये वाली भुजा कौन सी है, वी आर। ये वाली भुजा कौन सी है, वी एल। तो टोटल वोल्टेज V बराबर अपन क्या लिखेंगे, V स्केयर बराबर वी आर का स्केयर प्लस वी एल का स्केयर। लिखोगे नहीं लिखोगे। अरे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी नहीं लग जाएगी। ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण। तो अपन क्या लगाएंगे, वी आर स्केयर बराबर वी आर स्केयर प्लस वी एल का स्केयर। तो अगर आपको V का मान निकालना है तो बताओ दोनों को जोड़ दोगे नहीं जोड़ दोगे। VL का स्केयर और क्या कर दोगे, रूट। तो क्या आप कुल आरोपित वोल्टेज निकालना सीखे आज। आप क्या सीधा जोड़ोगे जैसे अपन डीसी में जोड़ते थे, 10 + 5 15, ऐसा जोड़ सकते हैं यहाँ पे, नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहां पर होता है फेज कला अंतर। जहां फेज कला अंतर होता है वहां करना पड़ता है फेजर जोड़। कौन सा करना पड़ता है। और जहां फेज कला अंतर नहीं होता है वहां करते हैं अंक गणितीय जोड़। कौन सा करते हैं, इसलिए वहां पे अपन क्या लगाते थे, केवीएल। क्या लगाते थे, केवीएल। अब तो ये बनाना सीखे। अब अगर आप ये बनाना सीखे तो आपको कुछ बातें यहां से पता चलेंगी। अब बताओ सबसे आगे वोल्टेज कौन सी है, वीएल। वीएल से पीछे कौन है, वी। वी से पीछे कौन है, अरे वी आर। सबसे आगे कौन है, वीएल। वीएल से पीछे कौन है, वी। वी से पीछे कौन है, वी आर। समझ में आई नहीं। अब बताओ कुल आरोपित वोल्टा है वो बताओ धारा से आगे के पीछे। कुल आरोपित वोल्टा धारा से क्या है, आगे। तो श्रेणी आरएल परिपथ का जो पावर फैक्टर होगा वो अग्रगामी होगा पश्चगामी होगा। तो पावर फैक्टर डिसाइड करती है धारा। कौन डिसाइड करती है, धारा पीछे है तो पावर फैक्टर पश्चगामी, धारा आगे है तो पावर फैक्टर अग्रगामी। धारा ना आगे ना गए पीछे, समान कला में है तो इकाई, समान कला में तो क्या है, इकाई। बताओ समझ में आई नहीं आ गया। अब बताओ ये चीजें तीनों समझ में आई नहीं है पहले बताओ। अगर समझ में आई तो बनाओ श्रेणी आरएल परिपथ। इसलिए अपन इतने दिन से लगे हुए फेजर आरेख बनाने के लिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। आया कविता समझ बेटा। तो फेजर आरेख बनाए फिर और पढ़ते हैं इसके बारे में।
तो आपके पास कुल आरोपित वोल्टता का मान ज्ञात करना है। तो पहला फॉर्मूला आपके पास आ चुका है कि V बराबर होगा VR स्केयर प्लस VL का स्केयर का रूट। अब यहां तक अपन लिखेंगे इसको। जब भी आप फेजर आरेख बनाएंगे तो आपको पता करना है, देखें कि क्या जो अपने सीखा वो है कि नहीं है। अगर इंडक्टर है तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होनी चाहिए, पीछे। अगर प्रतिरोध है तो धारा वोल्टेज की क्या होनी चाहिए, इन फेज। तो ये आना चाहिए। तो देखिए जब भी आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा ये कि यहाँ दोनों क्या है, कला में। यहाँ 90 डिग्री क्या है, आगे और पीछे। बना लिया सभी ने। अब आप इस फेजर आरेख के अनुसार लिखें। पहले ये जो फेजर आरेख बनाया ना, इसके अनुसार लिखें, इसके अनुसार। बताओ क्या है, VL V से आगे के पीछे है, VL V से आगे है। तो लिखें इसको, VL V से आगे है। पहली लाइन ये लिखें, VL V से क्या है, आगे है। V बताओ VR से आगे के पीछे है। अरे टोटल V VR से आगे क्या है, पीछे है। तो टोटल वो V है, वो VR से क्या है, आगे। अब तो टोटल V, इस टोटल धारा I से आगे के पीछे है, आगे है। टोटल V I से क्या है, आगे है। और अगर ये I से आगे है, इसलिए श्रेणी RL परिपथ का शक्ति गुणांक, बताओ क्या लिखूं, शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है। श्रेणी RL परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, पश्चगामी होता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये बाकी बातें भी आपको नहीं आएंगी। इसलिए आपको फेजर आरेख बनाना क्या है, जरूरी है। अब ये फॉर्मूला आ गया भी पहला अपने पास, अरे आ गया क्या, चलो। अब अगर ये फॉर्मूला आ गया है तो अपन आगे चलते हैं। यहां तक उतार लिया सभी ने भी, चलो इस फेजर आरेख को मैं वापस बनाता हूं। तो अपन ने कहा था कि अगर यहां VR है तो यहां बताओ क्या है, धारा I, और इससे 90 डिग्री पे कौन है भी, VL। इन दोनों का अगर आप फेजर जोड़ करोगे तो वोल्टेज कौन सी मिलेगी, VS या V मिलेगी। और टोटल फेज एंगल कितना भी, फाई। यही मिला भी। अब यहां से देखो, अपने यहां से पहला फॉर्मूला लिख लिया कि V बराबर क्या है, VR का स्केयर प्लस VL का स्केयर। VL का स्केयर का क्या है, रूट। पहला लिख लिया अभी। अब अगर अपन को इस VR का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, VR का। तो बताओ VR क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, धारा गुणा में प्रतिरोध होता है कि नहीं होता। अरे समझ में है कि नहीं है। तो VR बराबर क्या होगा, I गुणा में R, पर क्या है नहीं भाई। तीसरा, अगर आपको VL का मान चाहिए तो बताओ VL बराबर क्या होगा, फिर I गुणा में XL। बताओ समझ में है कि नहीं है, I गुणा में XL। समझ में आ गया सभी को। अब चौथा अपन को यहां से निकालना है Z। क्या निकालना है, Z। आज अपन निकालेंगे प्रतिबाधा। क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा। अब इसको सीखेंगे, क्या निकालना सीखना आपको, प्रतिबाधा। देखो कैसे निकलेगी प्रतिबाधा। अब बताओ ये वाला जो VL वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो बताओ किस में होता है, XL में होता है क्या, अरे होता है नहीं होता। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना आज, XL। ये वोल्टेज ड्रॉप किस में होता है, XL। ये VR वाला वोल्टेज ड्रॉप किस में होता है, अरे बताओ किस में होता है, R में। किस में होता है, R में। तो यहां पे क्या लिखोगे, R। क्या लिखोगे, R। अब इन दोनों का आपको करना है फेजर जोड़। इन दोनों का जो फेजर जोड़ आएगा वो आएगा Z। क्या आएगा, Z। समझ में आ गया, अरे आएगा नहीं है। ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप VL हुआ वो किसमें हुआ, XL में। ये वाला किसमें हुआ, R में। अब इस ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप वो किसमें होगा, Z में। किसमें होगा, Z। तो अब आपको फॉर्मूला वापस लगाना है। बताओ Z बराबर क्या लिखे फिर,
जेड बराबर क्या होगा, आर का स्केयर, आर का स्केयर प्लस एक्सएल का स्केयर, क्या कर दें, बताओ समझ में आई नहीं। तो आज आप निकालना सीखे कुल प्रतिबाधा, क्या सीखे, ये जेड है, कुल प्रतिबाधा क्या है, कुल प्रतिबाधा, समझ में आ गया। अब आपके पास V का मान आ चुका है, Z का मान आ चुका है, तो क्या I का मान निकाल सकते हो। अपने वहां पे पढ़ा था, अगर आपके पास V का मान है और परिपथ का R इक्विवेलेंट है, तो क्या आप I का मान निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, V भाग R इक्विवेलेंट लिखते थे। तो यहां पर सेम देखो, आप अब आपके पास कुल प्रतिबाधा आ चुकी है, Z क्या आ चुकी है, Z, कुल वोल्टेज कितनी आ चुकी है, V, तो क्या आप धारा का मान निकाल सकते हो क्या। तो I बराबर बताओ क्या लिखोगे, V भाग Z एम्पियर। जहां पे भी समझ में नहीं आया हैंड रेज कर देना कि सर समझ में नहीं आया, बता दें दोबारा। समझ में आ गया, हर चीज वही है जो अपने पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब Z का मान आ गया, तो किसका मान आ गया, I का, I बराबर क्या आ गया, V भाग Z। अब आपके पास आई पावर फैक्टर की तीसरी परिभाषा, बताया था मैंने, पावर फैक्टर की दो बता चुका हूं, अब अपन क्या पढ़ेंगे, तीसरी। अब देखो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, कोस फाई, क्या होता है, कोस फाई। अब इस डायग्राम से देखो आप, अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है तो कोस फाई, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। अब आधार कौन है यहाँ पे, आर, और कर्ण क्या है, जेड, तो कोस फाई की तीसरी परिभाषा क्या है, आर भाग जेड। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात भी क्या कहलाता है, शक्ति गुणा, क्या कहलाता है, शक्ति गुणा। पहली क्या पढ़ी थी, V और I के बीच के कोज्या, दूसरा पढ़ा था P भाग S, और तीसरा क्या पढ़ा है, R भाग Z। समझ में आ गया। अब आपके पास आ चुका है पावर फैक्टर, क्या आ चुका है, पावर। अब तो देखिए, अगर पावर फैक्टर आ गया तो क्या आपके पास वास्तविक शक्ति को बता जाएगी, V है, I है, और इसे किससे गुणा कर दो, कोस फाई से। रेटिंग किसमें होती है, किलोवाट। समझ में आ गया। अब ये वो पावर है जो किसमें होती है, प्रतिरोध में, अरे किसमें होती है, प्रतिरोध में। तो यहां क्या लिख सकते हो, आई स्केयर आर, आई स्केयर आर, बताओ समझ में आया कि नहीं है, अरे आया कि नहीं आया, आई स्केयर आर। अब देखो इसके बाद अगर P आ चुका है तो क्या बताओ आपके पास Q आ जाएगा, Q बराबर क्या लिखो, वी आई साइन फाई, के वी ए आर, ये किसमें होती है, प्रेरणिक, प्रेरणिक प्रतिघात में। अब यहां पे किसमें होगी, प्रेरणिक प्रतिघात, तो आई स्केयर एक्सएल, आई स्केयर एक्सएल। अब बताओ 10वीं कौन सी बची, 9 नंबर कौन बचा, एस, तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, वी गुणा में आई, ये किसमें होती है, के वी। अब ये होगी टोटल किसमें, जेड में, आई स्केयर जेड, आई स्केयर जेड। जो सारी चीजें आपसे पूछेगा वो सारी आ चुकी है अब यहां से, केवल किसे, फेजर आर एक्स। बताओ समझ में आई नहीं है, केवल किसे, फेजर आर एक्स। अब एक बार दोबारा समझना आप सभी लोग, बताओ ये वाला डायग्राम बनाना आ गया आपको, फेजर आरेख बनाना, तो ये डायग्राम बनाना आ गया, दोनों कला में है, ये 90 डिग्री क्या है, आगे। अब इनका दोनों क्या करेंगे, फेजर जोड़, तो वोल्टेज भी आ जाएगी। तो पहला फॉर्मूला रेडी हो गया, नहीं हो गया आपके लिए, अरे हो गया, हाँ में हाँ मिलाना, अगर समझ में आया तो ही। अब अपने दूसरा डायग्राम अपने कहां से बनाया, ये आपको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई गुणा में आर, वीएल बराबर आई गुणा में एक्सएल, ये अपन पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर अपने बनाया जेड, क्या बनाया, जेड, ये वीएल वोल्टेज ड्रॉप बताओ किसमें हो रहा है, एक्सएल में, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप किसमें हो रहा है, आर में। अब इसका क्या बनाया अपने, फेजर जोड़, तो फेजर जोड़ में क्या आया, जेड। अब तो जेड बराबर क्या हुआ, आर स्केल प्लस एक्सएल का स्केयर का रूट आ गया। अब आपके पास जेड आ चुका तो क्या टोटल धारा आ जाएगी, आई बराबर वी भाग जेड, आ गया समझ में। अब अगर आपके पास जेड आ चुका है तो क्या पावर फैक्टर आ जाएगा, कोस फाइव बराबर क्या था, आर भाग जेड। अपने इसमें क्या लगा दिया, कोस फाइव, तो कोस फाइव बराबर क्या है, आर भाग जेड। अगर कोस फाइव आ गया तो क्या पावर आ जाएगी, ये कौन सी पावर आ गई, वास्तविक, ये कौन सी आ गई, प्रतिघाती, ये कौन सी आ गई, अब बस बताओ समझ में आ गए। अब सारे फॉर्मूले नोट कर लो आप फटाफट, अभी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन करेंगे आपको सर ऐसी थ्योरी बहुत आसान है, अभी आप सारे सब चीजें सोल्व कर दोगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आप, मैं करवा रहा हूं, आप सीखते जाओ बस। वो सिस्टर कहाँ गई तेरी, गई वापिस,
देख देख के मत बनाया करो फॉर्मूले। जब आपको समझ में आता है तो बोर्ड को कॉपी मत किया करो, अपने आप कोशिश किया करो कि फॉर्मूले अपने आप बनाए जाएं। थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास करो, हो जाएंगे। आशीर्वाद दे रही किसको? काला जी को विश्वास नहीं है ना? तो ये फॉर्मूले भी आप लिखना, आई स्केर आर, आई स्केर एक्सएल, आई स्केर जेड। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको कोस फाई निकालने की जरूरत नहीं है। उताले से बिने, अरे आगे सब फॉर्मूले 9 के 9 हो गए। तो सबसे पहले अपन क्या निकालना सीखे? वी, फिर अपने क्या आया? वी आर, फिर क्या है? वी एल, फिर क्या है? जेड, फिर क्या है? आई, फिर आया पावर फैक्टर, और फिर पी क्यू और एस। चले आगे, लिखें भी क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती परिपथ एक बातें नहीं भी, एक श्रेणी आर एल परिपथ, एक श्रेणी आर एल परिपथ में, एक श्रेणी आर एल परिपथ में 8 ओम के प्रतिरोध व 6 ओम प्रेरणिक प्रतिघात की चौक कुंडली को 200 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित किया गया है, से संयोजित किया गया है। तो ज्ञात करें। आपको V का मान दे रखा है, R का मान 8 दे रखा है, एक्सएल का मान कितना दे रखा है? 6। तो सबसे पहले आपको मान निकालना है Z का। सबसे पहले मान किसका निकालना है? Z का। जब Z का मान आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा I आ जाएगा, तो आपको मान निकालना है VR का, फिर आपको मान निकालना है VL का, फिर 5 नंबर पे आपको मान निकालना है पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर आ जाएगा तो आपके पास आएगी P, फिर आपको मान निकालना है Q का, और फिर आपको मान निकालना है S का। कर दें अभी फटाफट। ये सारे फैक्टर आपको ज्ञात करने हैं यहां से। करें भी करें फटाफट। तो जेड का फॉर्मूला आपको पता ही है, आगे भी 1 मिनट में सारे मान आ जाएंगे भी।
अगर आप 60 सेकंड का समय दोगे तो सारे मान आ जाएंगे। मैथ आना चाहिए फिर आपको। करें फटाफट करो भी। चलो भी हो गए भी। पुन्नो देवी कितने हो गए? कर कर बेटा कर, फटाफट कर। कविता रानी कर बेटा। कितने हो गए काजल? करो भी करो, फटाफट करो। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है ये सब। करें भी करें। अरे हो गया क्या अभी आंसर? कितने हो गए रमेश? हो गए। साहिल कुमार कितने हो गए? देखे भी सभी इधर। अरे देखे जिनके सारे हो गए एंड्राइज करना। बहुत बढ़िया भी। सन्नी देवता क्या दिक्कत है तेरे? 5 हुए अभी। देखे भी इधर। जेड का मान निकालना है आर स्केर प्लस एक्सएल स्केर का रूट। 8 का स्केर है 64, 6 का स्केर है 36, रूट करो 100, तो रूट 100 करो कितना आया 10, तो इसका आया 10 ओम। कितना ओम आया बताओ, कोई दिक्कत? अब अगर आपके पास आई का मान निकालना है तो वी भाग जेड, वी भाग जेड। 200 में किसका भाग दो 10 का, 800 कितना आया 20 है। कितना एम्पीयर आया 20 है। बताओ कोई दिक्कत? अब वी आर का मान निकालना है आई गुणा में आर। आई का मान कितना है 20, इसका कितना है 6, 6 का 8 है 8, 800 कितना आया 160 वोल्ट। इसका मान निकालो आई गुणा में एक्सएल, 20 गुणा में कितना करें 6, कितना आया 120 वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत? कितने तो आसान आसान क्वेश्चन। कोई कह रहा है 4 किए, कोई कह 5 किए। अब बताओ चारों में क्या टाइम लगा है? कोई टाइम नहीं लगा। अब आप देखो पावर फैक्टर आर भाग जेड, आर का मान कितना है 8, जेड का मान कितना है 10.8। बताओ कोई दिक्कत? अब देखो पहला फॉर्मूला वी आई कोस फाई, वी आई कोस फाई। अगर इससे करते हो तो 200 गुणा किससे करेंगे 20 से, और गुणा करो 8 बटा में 10 से। सही है, 8 बटा में 10 से। अब इसको काटालॉजी कर लो, यहां से काट दिया। अब देखो ये कितना 8 दूनी 16, 16 दो है 32, तो आंसर आ गया 3200 वाट। अरे सही है क्या 3200 वाट। दूसरा फॉर्मूला बताया था आई स्केयर आर, चेक करो क्या उसी सेम आ रहा है क्या? आई स्केयर आर 20 का स्केयर 400 गुणा में 8, बताओ 3200 आया कि नहीं है? ये लो, अभी आंसर कितना रहा है 3200। क्यों रहा वी आई साइन पे। अगर कोस 0.8 है तो साइन 0.6 होता है। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहां देखो अगर कोस 0.8 है तो ये कितना है 0.6, 200 गुणा में कितना करेंगे 20 गुणा में 6 बटा में 10, काट दो इसको, 6 गुणा 12, 12 दो है 24, 800 आ गया 2400 वी ए आर। सही है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आई स्केयर एक्सएल, 20 का स्केयर, एक्सएल की वैल्यू बताओ कितना थी 6, 400 किसे गुणा करना है 36 से, तो भी आपको आंसर
400 गुणा किसे करेंगे 6 से, तो 800 अभी भी कितना आएगा 2400 VAR। बताओ समझ में आएगी नहीं है। एस बराबर क्या होता है वी गुणा में आई, एस बराबर क्या वी गुणा में आई, इसको नीचे करने दो। तो एस बराबर क्या वी गुणा में आई, 200 किसे गुणा करो 10 से, 800 कितना आ गया 2020 20 1 से 20 से, तो 800 कितना आ गया 4000, 4000 क्या आ गया VA, 4000 VA। दूसरा फॉर्मूला क्या था आई स्केर जेड, आई स्केर जेड 20 का स्केर गुणा किसे करो 10 से, 800 भी कितना आएगा 4000। बताओ समझ में आएगा नहीं है, सारे मान आ गए। अरे आगे नहीं आगे 8 के 8, अब तो बहुत मुश्किल लगे, कहीं पे भी आपने आर इक्वलेंट निकाला कुछ नहीं इसमें, आपको कोई एक पूछेगा हमने सारे निकाल दिए इसमें से। एक क्वेश्चन और कराऊं, सारे हो जाएंगे इस बार, लिखो अगला क्वेश्चन। एक श्रेणी आरएल परिपथ, एक श्रेणी आरएल परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध व 4 ओम के प्रेरणिक प्रतिघात को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, कि सप्लाई से जोड़ा गया है, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें। सेम, सबसे पहले आपको क्या निकालना है जेड, एक नंबर पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है जेड, जेड आ जाएगा टोटल धारा आ जाएगी, टोटल धारा आ जाएगी वी आर आ जाएगा, टोटल धारा आ जाएगी VL आ जाएगा। 5 नंबर पे आ जाएगा कोस फाई, 6 नंबर पे आएगी वास्तविक शक्ति खपत, 7 नंबर पे आएगी आभासी शक्ति खपत, और 8 नंबर पे 7 नंबर पे प्रतिघाती। क्यू, और यहां पे क्या आएगा एस। आराम से करें, आप 1 मिनट में सारे आंसर कर दोगे, आराम से कर दोगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, डरो मत फॉर्मूलों से, कुछ नहीं है इनमें। छुटकी कहाँ पे, घर पे लाइन में वूमेन साहब रेस्ट करें क्या, अगले महीने आ जाएगी तुम्हारी ज्वाइनिंग। करो भी करो, करो भी करो।
अरे आगे क्या सभी का आंसर? आगे चलो अभी आगे तो जिनके आगे वो हाथ खड़े करें ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, अभी तो आधे नहीं हुए। बाकी क्या करें? काजल कौन सा आंसर निकाल लिए? कर लिए सारे? पूनम रानी इधर हो गए सारे? कविता कितने नंबर पहुंच गई? करें भी करें। पारुल हो गए सारे? ममता पीछे? अमित सोनू हो गए भी? अभिजोत? हाँ भी रमन हो गए सारे? कपिल कुमार? साहिल? करें भी करें फटाफट करें। चले भी देखें भी। अरे आजाद कितने हो गए? सबसे पहले देखो जेड का मान कितना निकालेंगे? 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, क्या कर दो? रूट। तो ये कितना आएगा? 25, और 25 का रूट कितना होता है अभी? 5। तो जेड का मान कितना आ चुका है? 5। अगर जेड का मान आ चुका है तो टोटल धरा जाएगी वी भाग जेड। वी का मान कितना है? 100। जेड का मान कितना आ गया? 5। धारा का मान आ चुका है 20 एम्पियर। वी आर का मान देखो, आई गुणा में आर, 20 गुणा में कितना है? 20 बार 3, तो कितना वोल्ट आया? 60 वोल्ट। आई गुणा में एक्सएल, 20 गुणा में 4, कितना आया? 80 वोल्ट। कितना आया? 80। 4 में कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर आपको कोस फाई का मान निकालना, क्या लिखेंगे? आर भाग जेड। आर भाग जेड, आर की वैल्यू कितनी है? 3, जेड की वैल्यू कितनी है? 5। आंसर आया 0.6। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आर की वैल्यू दे देते हैं, एक्स पूछते हैं पावर फैक्टर कितना है? 0.6। अब देखो पी बराबर क्या होता है? वी आई कोस फाई। वी आई कोस फाई। वोल्टेज का मान कितना है? 100। धारा कितनी आई? 20। पावर फैक्टर कितना है? 6 बटा में 10। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल। 6 2 है 1200। आंसर आया 1200 वाट। दूसरा फॉर्मूला बताओ, आई स्केयर आर। आई का मान कितना है? 20 का स्केयर। आर कितना है? 3। 400 को 3 से गुणा करोगे तो कितना है? 1200। फिर भी आंसर कितना आ रहा है? 1200 वाट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों फॉर्मूले लगाएं जो आपको अच्छा लगे। दूसरा, क्यू बराबर क्या? भी वी आई साइन फाई। अगर कोस 0.6 है तो साइन 0.8 होगा। 0.8 है होगा। तो अब आप देखो 100 गुणा में 20 कितना कर दें? 8 बटा में 10, काट दो। 8 दूनी 16, तो आंसर आया 1600 वी ए आर। दूसरा फॉर्मूला क्या है? आई स्केयर एक्सएल। आई स्केयर एक्सएल, 20 का स्केयर, एक्सएल कितना है? 4। ऐसा है क्या? 400 गुणा में 4 कितना आएगा? 1600। आंसर भी सेम आ रहा है वी ए आर। लास्ट बच गया एस। एस बराबर क्या? वी गुणा में आई, 100 गुणा में 20, आंसर आया 2000 वी ए। आई स्केयर जेड, तो कितना आया? 20 का स्केयर गुणा में 5। ठीक है भाई, ये कितना आ गया हमारे पास है? ये कितना आया? 400। 400 गुणा में 5 कितना आया? 2000। आंसर कितना आया? 2000 वी ए। बताओ समझ में आएगी नहीं? अब आपको लगता होगा ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था। अब लगता है ना 8 9 मान पूछ लिया मार्क नो है क्या? बताओ इनमें कुछ ऐसा बताओ जो आपको नहीं आता है। बताओ ऐसा जो इनमें नहीं आता। क्या आप परिपथ के टोटल धार निकाल सकते हो? क्या जेड निकाल सकते हो? वी आर वी एल निकाल सकते हो? पावर फैक्टर निकाल सकते हो? तीनों पावर निकाल सकते हो? बताओ क्या ऐसी थ्योरी मुश्किल है ही नहीं। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। आपने कहा हुआ बना रखा कि ऐसी थ्योरी क्या है? मुश्किल है। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, तो मैं YouTube वाले विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो बच्चे YouTube पे मेरी लाइव क्लासेस देख रहे हैं या आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस पहुंच रही है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अपन सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। ठीक है भाई।